चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन को। आज हम यहां पर 26 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट नोट कीजिएगा, सारे करंट अफेयर आराम से देखिएगा, इंटरेस्टिंग सेशन है। आज के सेशन की पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। तब तक आइए चलते हैं, पहले क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं 26 मई के करंट अफेयर में। क्वेश्चन देखिए, 25 मई 2026 को सिडबी का कौन सा फाउंडेशन डे मनाया गया? 25 मई 2026 को सिडबी का 37वां फाउंडेशन डे मनाया गया है। सिडबी की बात करते हैं। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत में जो एमएसएमईज हैं उन सभी को लोन देना, आर्थिक मदद देना, यह काम है सिडबी का। तो 25 मई को इसका 37वां फाउंडेशन डे मनाया गया है और इसी उपलक्ष्य में मुंबई में एक समारोह का आयोजन किया गया था। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यहां पर सिडबी मैकफिन मार्ट को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? जो एमएसएमईज है ना, उनको अच्छी दरों पर मशीनें मिल पाए ताकि वो नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर पाए। तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया या फिर ये मार्ट लॉन्च किया गया कहां पर? मुंबई में। उद्देश्य मशीनों की प्राइस डिस्कवरी आसान बनाना, टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन को बढ़ाना, जो एमएसएमईज है उनमें एमएसएमईज की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना। तो ये उद्देश्य था इस मार्ट को लॉन्च किए जाने का। क्वेश्चन हमारा सिडबी के फाउंडेशन डे से है, तो हमको स्पेशली ये पता होना चाहिए कि ये 25 मई को मनाया जाता है और 2026 में इसका 37वां फाउंडेशन डे मनाया गया है। सिडबी के बारे में कैजुअली मैंने आपको बता दिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ये, ठीक है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की तरह काम करता है। एमएसएमईज और स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है उनको लोन देना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, ये काम सिडबी का है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये कार्य करती है और वर्तमान में इसके चेयरमैन है श्री मनोज मित्तल। किसके? सिडबी के। इजी। सेकेंड क्वेश्चन पर आइए। मई 2026 में असम असेंबली ने यूसीसी बिल प्रस्तुत किया है। वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने इसे 2026 में एक बार पहले भी डिस्कस किया था जब गुजरात में इस बिल को पास किया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमको याद आता है आर्टिकल 44। डीपीएसपी में इसका उल्लेख देखने को मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें आपको पता है जो डीपीएसपी है ना, वो राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है ना। जो गवर्नमेंट है उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। वो अगर वो लागू करवाती है तो ठीक है, नहीं भी करवाती तो कोई आम नागरिक डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता। तो डीपीएसपी जो है ये स्टेट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम नागरिकों की बात करें तो नागरिकों के लिए ये नेगेटिव है। किस सेंस में बात कर रहा हूं ये समझना, क्योंकि आप इसको लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए सकारात्मक है और जब नागरिकों की बात आती है तो नागरिकों के लिए नेगेटिव है, नेगेटिव पॉइंट है, ध्यान रखना है ना। तो आर्टिकल 44 ये यूसीसी की बात करता है। एक्चुअल में यूसीसी का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। क्या होता है कि इंडिया में जो क्रिमिनल लॉ है ना वो सभी के लिए एक जैसे। किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने हाफ मर्डर किया, चोरी, डकैती, रेप, तो ये जो क्रिमिनल लॉ है सबके लिए एक जैसे। लेकिन जब बात आती है सिविल लॉ की, तलाक के मामले, संपत्ति का मामला है ना, और शादी से संबंधित मामले, तो इसके लिए क्या होता है, भारत में अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग पर्टिकुलर लॉ चलते। मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ, हिंदू के लिए अलग लॉ। तो इनको भी एक जैसा करना, ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। शॉर्ट में और इजी वे में मैंने आपको समझाया है। भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वैसे देखिए, गोवा में गुजरात की बात करें तो गुजरात में पारित हो चुका है, ये लागू हो जाएगा, तो हमने इसको भी इंक्लूड कर लिया है। 3 राज्य जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ध्यान रखना। तो पहला राज्य कौन सा था? गोवा। ये ऐसा राज्य है जहां पर आजादी के पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया वो उत्तराखंड राज्य है, ठीक है।
और अब फिर दूसरा होता है आजादी के बाद गुजरात राज्य। लेकिन अगर हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 3 राज्य हो गए जहां पर वर्तमान में यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिल जाएगा। अभी न्यूज ये है कि असम सरकार ने अपनी जो विधानसभा है इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखा है लागू, पारित करवाने के लिए। तो अभी प्रोसेस चल रही है, अगर ये पारित हो जाता है तो फिर असम भारत का चौथा राज्य बन जाएगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, लिव इन रिलेशनशिप, ये जो मामले ना, ये कानूनों को समान और सरल बनाना सभी लोगों के लिए ये उद्देश्य होता है यूसीसी का। यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल लो या फिर इसे समान नागरिक संहिता के नाम से भी पुकारा जाता है। अब असम में जो यूसीसी लागू किया जाएगा वो नॉर्मली जो एसटीज कम्युनिटी है असम की उन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इनके कुछ ट्रेडिशन पहले से फिक्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ है। तो जो एसटी कम्युनिटी है असम में उन पर लागू नहीं किया जाएगा, अदर जो कम्युनिटीज है उन पर सब पर लागू होगा। भारत में देखो यहां पर 2 राज्य मेंशन करें क्योंकि गुजरात में पारित हो चुका है, अभी लागू नहीं हुआ है। पर हमारे पास ऑप्शन में 2 राज्य वाला ऑप्शन नहीं था तो हमने 3 पर क्लिक किया। तो याद रखना गोवा, कंफ्यूज मत होना फिर कमेंट करने लगोगे सर ऑप्शन में तो आपने ये बताया इधर, ये फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। वहां पर ऑप्शन में हमारे पास 2 का ऑप्शन था ही नहीं, 3 का ऑप्शन था। मतलब एग्जामिनर मतलब जैसा ही क्वेश्चन बनाए वहां पर गुजरात को कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो गोवा पहला राज्य था जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड 1867 से ही लागू है आज तक। ठीक है, पोर्चुगीज जो आए थे पुर्तगाली, उन्होंने ही लागू किया था। फिर उत्तराखंड दूसरा बना। ठीक है, और गुजरात मार्च 2026 में गुजरात की विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो चुका है। अब ये तीसरा राज्य है। तो स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला कभी पहला राज्य पूछ ले तो ये कौन हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितनी राशि डिविडेंड या फिर सरप्लस के रूप में ट्रांसफर करने को मंजूरी प्रदान की है? तो आरबीआई फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में केंद्र सरकार को ऑलमोस्ट 2,86,588 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा, जो कि डिविडेंड और सरप्लस के रूप में ट्रांसफर की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखिए आरबीआई ये जो सरप्लस ट्रांसफर कर रहा है ना, एक्चुअल में भारत की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत मजबूत है। इसके अलावा जो बढ़ती हुई ग्रॉस इनकम है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, मतलब बहुत बड़ी हुई है ग्रॉस इनकम। तो अब जो आरबीआई के पास सरप्लस है वो ट्रांसफर करेगा वो किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 2025-26 में 2,86,588 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट ट्रांसफर किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके अलावा आरबीआई ऑलमोस्ट 1,09,000 करोड़ रुपए कॉन्टिजेंट रिस्क बफर के रूप में ट्रांसफर करेगा। मतलब ये एक बफर होता है जो कि आरबीआई के पास रहता है, ताकि अगर कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी आती है जिसमें पैसे की जरूरत होती है तो फिर इस बफर से उसका यूज किया जाता है। आकस्मिक जो रिस्क बफर है इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आरबीआई ने इसके लिए 1,09,000 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 1,09,379 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। तो अगर बैलेंस शीट, आरबीआई की बैलेंस शीट में देखते हैं ना, तो सीआरबी ये 6.5% है। टोटल जो पूंजी है ना आरबीआई की, उसमें 6.5% सीआरबी है। कॉन्टिजेंट रिस्क बफर कितना है? 6.5% का। ओके, ठीक है। बात यह आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका फायदा क्या है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, आरबीआई ये जो सरप्लस ट्रांसफर करता है ना हर साल, यही सेंट्रल की नॉन टैक्स रेवेन्यू का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ओके, इससे क्या होता है, फाइनेंस जो फिजिकल डेफिसिट है उसको नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद मिलती है। तो हर साल ये मनी ट्रांसफर की जाती है। अब बात आती है कि आरबीआई सरकार को पैसा देता क्यों है। देखिए क्या होता है कि आरबीआई हर साल अलग अलग तरीकों से कमाई करता है। आरबीआई है तो सेंट्रल का ही, हर साल अलग अलग तरीके से कमाई करता है। इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड पर इंटरेस्ट मिलता है, फॉरेन करेंसी एसेट से इनकम होती है, डॉलर खरीदी बिक्री पर इनकम होती है, बैंक को लैंडिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न, इस सब से आरबीआई को नॉर्मली प्रॉफिट होता है। अब ये जो प्रॉफिट है ना, आरबीआई अपनी जरूरत और इमरजेंसी रिजर्व के लिए कुछ पैसा अलग रख लेता है, जिससे सीआरबी अभी हमने बात की।
जो 6.5% है, और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है। यही कहलाता है डिविडेंड या फिर सरप्लस ट्रांसफर। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये क्या है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि रिस्क बफर क्यों रखा जाता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, मार्केट रिस्क से सुरक्षा के लिए आरबीआई को ये एक पर्टिकुलर सीआरबी रखना पड़ता है, जो कि इस बार ये 6.5% का उसने बरकरार रखा है। इजी। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर में मैं आपको लगभग पूरा करंट अफेयर कवर करवा देता हूं, लेकिन काफी सारे पॉइंट होते हैं, काफी सारे फैक्ट होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट भी होते हैं करंट से रिलेट करके, तो उसका डेटा आपको कहां मिलेगा? तो आप करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन ज्वाइन कीजिए। यहां पर आपको ईयरली मंथली करंट अफेयर की ई बुक मिल जाएगी, 200 से ज्यादा करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी, 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज आप यहां पर करंट अफेयर के लगा पाएंगे। तो ऑल ओवर आपका करंट अफेयर, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली करंट अफेयर वॉच कीजिए और इसको एक बार लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके लिए, आप इजीली वहां से इसे अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हम आगे आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का पहला एआई आधारित प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म किस देश ने विकसित किया है? पूरे वर्ल्ड का पहला एआई बेस्ड प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म, इसे विकसित किया है इंडिया ने। आंसर है, होता क्या है? तो पहले तो ये देखो कि किसके साइंटिस्ट ने विकसित किया है। दो संस्थाएं हैं, एक है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारत सरकार की सबसे बड़ी संस्था है जो कि कृषि क्षेत्र में रिसर्च के लिए काम करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। सेकेंड है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ओडिशा के कटक में इसका हेडक्वार्टर है। तो इन दोनों के साइंटिस्टों ने मिलकर दुनिया का पहला एआई बेस्ड प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, और इसको नाम दिया गया है प्लांट ओपन क्रिस्पर 1, शॉर्ट में पॉक 1 इसे पुकारा जाता है, प्लांट ओपन क्रिस्पर 1। एक्चुअल में क्या है ना कि आपको पता है कि जो कोई भी फसल की प्रजाति है उसको प्रयोगशाला में डेवलप किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसके जीन्स में चेंज किया जाता है ताकि हमें और उन्नत फसल मिले। फॉर एग्जांपल चावल ले लें, गेहूं ले लें, कोई भी अदर सब्जी हो सकती, तो क्या होता है उसको प्रयोगशाला में लाके उसके जेनेटिक से उसको चेंज किया जाता है ताकि एक तो रोगों से अच्छी तरीके से वो लड़ पाए, प्रोडक्शन ज्यादा हो, न्यूट्रिशन उस फसल में ज्यादा हो। तो ये नॉर्मल फसलों में तो इतना मतलब रहता है, लेकिन उसके जेनेटिक्स में और ज्यादा चेंज कर दो प्रयोगशाला में लाकर। तो अभी तक क्या होता था, एक एक चीज पर साइंटिस्ट को रिसर्च करनी पड़ती थी, लेकिन अगर ये काम एआई कर दे तो कितना अच्छा रहे। एआई किसी फसल के जेनेटिक्स को समझ भी लेगा, क्या क्या कमियां हैं उसके हिसाब से उसके जेनेटिक्स को मॉडिफाई भी कर देगा। इंटरेस्टिंग। तो ये एआई बेस्ड प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म है, ओके, इंडिया ने डेवलप किया है, और चावल पर इसका सक्सेसफुली ट्रायल किया जा चुका है। राइस को मॉडर्न क्रॉप बनाकर विकसित किया गया और यहां पर सर्टिफिकेट दे दिया गया कि भैया हमने ये कर लिया है। ठीक है, तो इजी समझ में आ गया। एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म है जो कि साइंटिस्ट को यह बताता है कि प्लांट डीएनए में कहां एडिट करना है, कहां कमी है, कौन सा जीन्स टारगेट करना है, एडिटिंग कैसे सबसे एक्यूरेट होगी, ये सब एआई प्लेटफॉर्म बता देगा। ओके, तो पहले क्या होता था, साइंटिस्ट को मैन्युअली बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती थी एक एक चीज पर, अब ये काम ये प्लेटफॉर्म कर देगा। तो आने वाले समय में हम ऐसी फसलें डेवलप कर पाएंगे जिनमें न्यूट्रिशन भरपूर होगा, रोगों से बीमारियों से बेहतर तरीके से ये फसल लड़ पाएगी और उत्पादन भी इनका ज्यादा होगा। तो जीनोम एडिटिंग भी आपको समझ में आ गई, जेनेटिक्स को नॉर्मली साइंटिफिकली तरीके से चेंज कर देना जीनोम एडिटिंग कहलाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च काम मैंने आपको बता दिया है। एग्रीकल्चर, पशुपालन, कृषि की जो टेक्नोलॉजीज है उन पर रिसर्च करने का इसका काम है। 1929 में इसकी स्थापना की गई, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत यह संस्था कार्य करती है। 26 मई 2026 को आयोजित क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग की मेजबानी कौन करेगा? तो आज क्वाड की मीटिंग, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग का आयोजन किया जाना है नई दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता या मेजबानी करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर,
जो कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर है। क्वाड जो है ना 5 देशों का एक संगठन है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए 4 देश एक साथ आते हैं 2007 में, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ये चारों देश मिलकर एक संस्थान बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे क्वाड कहा जाता है। समय समय पर इसकी मीटिंग होती है। उद्देश्य वही है, इंडो पैसिफिक रीजन में जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड रूट, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको सप्लाई चेन को बनाने में काम करना है ना, इन चीजों पर मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काम करना। तो इन्हीं एक्चुअल में तो इंडो पैसिफिक रीजन पूरा प्रोटेक्ट करना ही क्वाड का उद्देश्य है चाइना से, क्योंकि चाइना का बहुत इंटरफेरेंस देखने को मिलता है इंडो पैसिफिक ओशियन में। तो चारों देश एक साथ मिलते हैं, क्वाड बनाते हैं। अब इनकी फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक 2026 में आज हो रही है नई दिल्ली में, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर यहां पर मेजबानी करेंगे, क्योंकि चारों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक है ये, क्योंकि 4 देश है और फॉरेन मिनिस्टर के लिए, तो चारों देशों के फॉरेन मिनिस्टर यहां पर रहेंगे। इंडिया में आयोजित हो रही है तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर मेजबानी कर रहे हैं। ठीक है, क्वाड 2007 में बना था। उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं। जापान के पीएम उस वक्त शिंजो आबे थे, उनकी रिकमेंडेशन पर यह बनाया गया था 2007 में। अब क्वाड समिट, इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। जो एनुअल समिट है ना क्वाड की 2021 में, क्योंकि कोविड था तो वर्चुअली पहली बार आयोजित किया गया। लास्ट क्वाड मीटिंग 2024 में हुई थी, 6th समिट यूएसए में। 2025 में इंडिया में होनी थी पर किसी कारणवश ये हो नहीं पाई, तो इस बार ये इंडिया में होगी 2026 में, इसलिए फॉरेन मिनिस्टर की बैठक भी इंडिया में हो रही है। क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक 2019 से आयोजित की जा रही, एनुअल मीटिंग 2021 में शुरू हुई। ठीक है, 9th मीटिंग जो लास्ट मीटिंग थी 2025 में वॉशिंगटन डीसी यूएसए में आयोजित की गई थी क्वाड की लास्ट ईयर। ठीक है, और अब इंडिया में आयोजित की गई है जो 10th मीटिंग है क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की। हाल ही में मेघालय फार्मर्स मार्केट का 5वां एडिशन कहां आयोजित किया गया? मेघालय फार्मर्स मार्केट का 5वां एडिशन आयोजित किया गया है मेघालय के शिलोंग में। एक्चुअल में क्या होता है कि जो खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, ये मेघालय में, इनके जो फार्मर्स है ना वो इकट्ठा होते हैं, स्थानीय जो फूड प्रोड्यूसर्स है वो इकट्ठा होते हैं और यहां पर एक प्रदर्शनी के रूप में लगाते हैं। एक्चुअल में फार्मर मार्केट है। इस बार 5वां एडिशन है शिलोंग में। इनिशिएटिव का उद्देश्य किसानों को कंज्यूमर से सीधे जोड़ना, मतलब बिचौलियों को खत्म करना, किसानों को कंज्यूमर से सीधे जोड़ने के लिए एक बोल सकते हैं कि मेले की तरह, प्रोग्राम की तरह इसका आयोजन किया जाता है, जिसे कहा जाता है फार्मर मार्केट। किसान अपने प्रोडक्ट सीधे लोगों को बेच सकते हैं बिना किसी बिचौलियों की मदद के। तो यह मेघालय के शिलोंग में फार्मर मार्केट के 5वें एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मेघालय और मेघालय फार्मर्स एम्पावरमेंट कमीशन, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से यह समय समय पर आयोजित किया जाता है, और इस बार जो है वो 5वां एडिशन है। ये इंपॉर्टेंट है, मेघालय के शिलोंग में इसका आयोजन किया गया। खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स के बारे में बात करें तो ये एक्चुअल में यहाँ पर ये पहाड़ी क्षेत्र है हिमालय का, और हिमालय का पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, और इसके अलावा यहाँ पर खासी और जयंतिया ट्राइब्स भी निवास करती है। उन्हीं के नाम पर ये पर्वतों का नाम खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर, स्पाइस, ऑर्गेनिक फार्मिंग और हाई रेनफॉल बायोडाइवर्सिटी के लिए ये हिल्स काफी फेमस है। कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि खासी हिल्स या जयंतिया हिल्स किस राज्य में, तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। फेडरेशन कप 2026 में पोल वॉल्ट इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? पोल वॉल्ट देखा होगा है ना, एक डंडे की मदद से एक पर्टिकुलर जो ऊंचाई है उसको क्रॉस करके एक पर्टिकुलर पिल्लर लगा होता है आड़ा, उसके ऊपर कूदना होता है। पोल वॉल्ट आप सभी ने देखा होगा, आप जानते होंगे, नाम से समझ गए होंगे। तो अभी क्या हुआ है कि फेडरेशन कप 2026 का रांची में आयोजन किया जा रहा है। एथलेटिक्स की नेशनल चैंपियनशिप है, रांची में आयोजित की जा रही है, और यहां पर पोल वॉल्ट इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड 2 लोगों ने एक जैसा बनाया है। यह है देव मीणा और कुलदीप कुमार। आंसर हो जाएगा आंसर सी, यह पोल वॉल्ट, अगर आप देख पा रहे, ठीक है ना। ओके, तो फेडरेशन कप 2026 रांची में इसका आयोजन हुआ था। पुरुषों के
पोल वॉल्ट इवेंट में देव मीणा और कुलदीप कुमार ने 5.45 मीटर जंप की है और एक नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया। आपको पता है इसके पहले का जो नेशनल रिकॉर्ड है ना 5.41 मीटर का है, ये कुलदीप कुमार के नाम ही था। लेकिन अब कुलदीप कुमार और देव मीणा इन दोनों ने सेम 5.45 मीटर की पोल वॉल्ट की और एक नेशनल रिकॉर्ड पर संयुक्त रूप से अब इनका कब्जा है। दोनों का एक नेशनल रिकॉर्ड है, दोनों का एक जैसा। एथलेटिक्स ने जो दोनों एथलीट हैं उन्होंने हाइट है वो क्लियर की है, समान एक जैसी, मतलब 5.45 मीटर की जंप की है इन्होंने और एक जैसा इनके पास नेशनल रिकॉर्ड तो आ गया। लेकिन क्या होता है, काउंट ब्रेक रूल होता है, कितनी बार कूदे कितनी बार मिस किया, उस आधार पर देव मीणा ने ये गोल्ड मेडल यहां पर अपने नाम कर लिया क्योंकि इनके स्कोर थोड़ा ज्यादा था। लेकिन एक बार में पोल वॉल्ट के नेशनल रिकॉर्ड में 5.45 मीटर ये नेशनल रिकॉर्ड हो गया। ओके, पोल वॉल्ट ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है। फ्लेक्सिबल पोल की मदद से एक हॉरिजॉन्टल बार होता है उसको पार करना होता है, जैसा कि हमने देखा। फेडरेशन कप 2026 ये नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप है भारत की, बहुत ही महत्वपूर्ण। टॉप एथलीट अलग अलग देशों के यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। मार्च 1978 में पहली बार यह आयोजित किया गया था पंजाब के पटियाला में। आयोजन कौन करवाता है, तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में एथलेटिक्स खेलों को गवर्न करने वाली बॉडी है। ये हर साल फेडरेशन नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन करवाती है। इसका पूरा नाम है फेडरेशन एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप। तो इस बार ये 29वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है 2026 में। बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में इसका आयोजन किया गया। आयोजन करवाने वाली संस्था एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 1946 में स्थापित हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। बहादुर सिंह सागो इसके प्रेसिडेंट है। इसी इवेंट का एक और क्वेश्चन है, इसको भी देखो। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में नया नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है गुरिंदर वीर सिंह ने। ठीक है, गुरिंदर वीर सिंह पंजाब से आते हैं। इन्होंने 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है 10.09 सेकेंड में। इन्होंने 100 मीटर की रेस को कंप्लीट किया, ये एक नेशनल रिकॉर्ड है। तो 10.10 सेकेंड के बैरियर को तोड़ने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं गुरिंदर सिंह। ठीक है, पंजाब के स्प्रिंटर हैं, इंडियन नेवी ऑफिसर भी हैं गुरिंदर वीर सिंह। अभी क्या हुआ, रांची में जिस सेम इवेंट है जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड दौड़ में अपने नाम कर लिया है। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो आया। देखिए इनका रिकॉर्ड कितना है, 10.09 सेकेंड में 100 मीटर की रेस नेशनल रिकॉर्ड। अब यहां पर एक्चुअल में 2 दिन में अलग अलग नेशनल रिकॉर्ड टूटे। देखो पहले सेमीफाइनल में क्या हुआ था कि गुरिंदर वीर जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने 10.17 सेकेंड का नेशनल रिकॉर्ड बना लिया। यह नेशनल रिकॉर्ड बन गया था सेमीफाइनल में। अगले ही सेमीफाइनल में अनिमेश कुजूर, इन्होंने 10.50 सेकेंड में 100 मीटर की रेस पार करी और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। लेकिन फाइनल में फिर से गुरिंदर वीर सिंह ने 10.09 सेकेंड का नेशनल रिकॉर्ड बना लिया। तो अब जो नया नेशनल रिकॉर्ड है वो गुरिंदर वीर सिंह के नाम पर है, 10.09 सेकेंड का। ठीक है, तो 100 मीटर में स्प्रिंट इवेंट में इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। फास्टेस्ट ट्रैक इवेंट इन एथलेटिक्स माना जाता है इसको। तो 100 मीटर है ये स्प्रिंट इवेंट जिसमें 10.09 सेकेंड का रिकॉर्ड है दौड़ का। सबसे तेज गुरिंदर वीर सिंह कहां से आते हैं, पंजाब से। चैंपियनशिप के बारे में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में अभी समझाया है, तो हम चैंपियनशिप की बात नहीं कर रहे हैं। स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2026 रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है। स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2026, इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। ओके, वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को रिसेंटली जारी किया और इसने बताया कि भारत को दुनिया के सबसे बड़े नए कार्बन मार्केट में शामिल किया गया है। एक्चुअल में कोई रैंक नहीं है, पर कार्बन मार्केट, कार्बन एमिशन से रिलेटेड कुछ डेटा को यहां पर वर्ल्ड बैंक ने डिस्कस किया है। सबसे पहली चीज कि भारत को दुनिया के सबसे बड़े नए कार्बन मार्केट में शामिल किया गया। उसके अलावा कुछ चीजों को यहां पर बताया गया है, कुछ की पॉइंट्स को बताया गया है। पहले तो देखो कार्बन क्रेडिट और कार्बन मार्केट को आपको समझना पड़ेगा। देखिए इंडिया की एक स्कीम है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम।
यहां पर एक तो कार्बन प्राइसिंग एक वर्ड आपको मिलेगा और एक है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि कोई कंपनी पॉल्यूशन कम करती है अगर उसको, तो उसको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि उसने पॉल्यूशन कम किया है ना। नॉर्मली क्या है ना, कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए गवर्नमेंट की जो ग्लोबली गवर्नमेंट्स हैं उनकी प्लानिंग है, जिसे कहा जाता है कार्बन क्रेडिट। एक तय सीमा निर्धारित की जाती है कि कंपनी इतना ही कार्बन का उत्सर्जन करेगी। अगर कोई कंपनी तय सीमा से कम उत्सर्जन करती है, मतलब उसने अच्छा काम किया है, तो उसको कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। अब वो कंपनी जो अपनी सीमा से ऊपर कार्बन का उत्सर्जन कर रही है, उनको इन कंपनियों से कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा उत्सर्जित कर रही है। तो अब जिन्होंने कम उत्सर्जित करा उनको कोई तो फायदा हो, तो वो अपना कार्बन क्रेडिट बेच सकती है किसको, जिन्होंने ज्यादा उत्सर्जित किया है। तो इससे क्या होगा, कंपनी को मोटिवेशन मिलेगा कि ज्यादा पैसा हम कमा पाएंगे अगर हम कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे, तो बाद में कार्बन क्रेडिट्स बेच देंगे, तो फायदा होगा। तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्लानिंग है। और कार्बन प्राइसिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट है ना टैक्स लगाती है ऐसी कंपनियों पर जो कि कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा करते हैं। तो यह है कार्बन प्राइसिंग, ठीक है। तो रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया का लगभग 29% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कार्बन प्राइसिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। मतलब वर्ल्ड में जितना भी कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, जितनी भी कंपनियां कर रही है, 29% पर टैक्स लगाया जा रहा है, कार्बन प्राइसिंग लगाई जा रही है, मतलब गवर्नमेंट उनसे वसूली कर रही है जुर्माने के रूप में। ग्लोबल लेवल पर 87 कार्बन प्राइसिंग पॉलिसीज चल रही है अलग अलग देशों में, वो इस रिपोर्ट में बताया गया। कार्बन प्राइसिंग से वर्ष 2025 में 107 बिलियन यूएसडी से अधिक का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है अलग अलग देशों को। कार्बन प्राइसिंग समझाई दिया मैंने आपको, और कार्बन एमिशन उत्सर्जन भी आपको पता है, और कार्बन मार्केट भी, कार्बन क्रेडिट भी आपको समझ में आ गया। तो ये जो रिपोर्ट है ना वर्ल्ड बैंक की है, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2026 रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के बारे में नॉर्मली आप सभी को पता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। विकासशील देशों में या गरीबी को कम करने के लिए संस्था काम करती है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। काम इसने 1945 में शुरू किया था। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है? वो देश जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है, यह है वेनेजुएला। वेनेजुएला तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसने हमको सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल भेजा है, ठीक है। तो वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है। उसने सऊदी अरेबिया और यूएसए को पीछे छोड़ा है। भारत के 3 सबसे बड़े क्रूड ऑयल जो कि भारत को एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा हम रशिया से लेते हैं पहले नंबर पर, दूसरे पर है यूएई और तीसरे पर है अब वेनेजुएला, ठीक है। तो 2026 में वेनेजुएला ने भारत को लगभग 4.17 लाख बैरल पर डे क्रूड ऑयल सप्लाई किया। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर, पहले पर कौन? रशिया, सेकंड पर यूएई और तीसरा हो गया वेनेजुएला। अगर हम वेनेजुएला की बात करें, दक्षिण अमेरिकी देश है ना, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, ये इसकी नेबर कंट्री के रूप में देखने को मिलती है। काराकस इसकी कैपिटल है। वर्तमान में इसकी अंतरिम प्रेसिडेंट है डेल्सी रोड्रिग्स। निकोलस मादुरो को अमेरिका उठा के ले गया था, तो डेल्सी रोड्रिग्स ये अंतरिम प्रेसिडेंट है वेनेजुएला की। इनको याद रखिएगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल रिजर्व कहां देखने को मिलता है, क्वेश्चन ये आ जाए तो वेनेजुएला में। सबसे बड़ा क्रूड ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में है वर्ल्ड का, ठीक है। बोलीवार यहां की ऑफिशियल करेंसी है, वेनेजुएलन बोलीवार ऑफिशियल करेंसी के रूप में यूज की जाती है। काराकस कैपिटल है। तो 26 मई के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। लास्ट डे के करंट अफेयर को हम रिवाइज कर लेते हैं। भारत और इटली ने किस वर्ष को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाने की घोषणा की? 2027। किस किले की दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार के रूप में मान्यता मिली? कुंभलगढ़ दुर्ग को। 2026 अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से इसरो के किस मिशन को सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 को। यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को मनाया जाता है। मई 2026 में किस भारतीय सेना की महिला अधिकारी को लेबनान में शांति मिशन के दौरान यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट
ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। कौन है ये? अभिलाषा बराक। फिर यूएन हैबिटेट की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक स्तर पर कितने लोग सुरक्षित और पर्याप्त आवास से वंचित हैं? तो यह है 3.4 बिलियन। अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिशन की कुल अनुमानित लागत है 167 करोड़ रुपीस। भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन रेड पिल का संबंध है कैप्टागॉन के खिलाफ। मई 2026 में नाटो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग का आयोजन स्वीडन के हेल्सिंगबर्ग में किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने एआई पावर्ड सिंहस्थ 2028 मैनेजमेंट के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। आंसर हो जाएगा गूगल। ये सारे क्वेश्चन लास्ट डे के हमारे रिवाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ये है टू लेम। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 की बात हो रही है। इंडिया की रैंक है 157 180 देशों में। अप्रैल 2026 में 17वां पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग ये जर्मनी में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष किया था? और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन थे, संस्थापक कौन थे? तीनों क्वेश्चन कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।